Hello everyone, you are most welcome in today's class. I am धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ CBSE फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे आज चैप्टर का। तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन इस चैप्टर का नेम है और सबसे पहले हम देखते हैं इसके राइटर के बारे में। राइटर इज़ अल्फोंस डाउडेट। राइटर का नेम है अल्फोंस डाउडेट। 1840 to 1897 वॉज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड स्टोरी राइटर। जो अल्फोंस डाउडेट थे वो फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, फ्रेंच में नॉवेल्स लिखते थे एंड स्टोरी राइटर हैं। द लास्ट लेसन is set in the days of the Franco-Prussian War 1870-1871 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। ये जो चैप्टर हैं द लास्ट लेसन, इसमें फ्रेंको प्रेशियन वॉर के बारे में बता रखा है जो कि 1871 में हुआ था। फ्रेंको का मतलब यहाँ पर फ्रांस और प्रशियन का मतलब है प्रशिया, और प्रशिया प्रेजेंट में हम उसको जर्मनी के नाम से जाना जाता है। ये इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, और इसमें क्या रिजल्ट रहा? फ्रांस डिफीट हो गया, हार गया, और बाय प्रशिया के द्वारा फ्रांस हार गया। और उस टाइम पर प्रशिया के जो रूलर थे वो थे बिस्मार्क। प्रशिया देन consisted of what now are the nations of Germany, Poland and part of Austria। प्रशिया के अंदर ये कुछ कंट्रीज आती हैं जिसमें जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया का पार्ट आता है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इसमें दो डिस्ट्रिक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, अल्सेस एंड लोरेन। इस वॉर का क्या रिजल्ट रहा? जो ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेस एंड लोरेन, ये डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस की। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रशिया के हैंड में चली गई, प्रशिया ने उस पर अधिकार कर लिया। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। ये स्टोरी पढ़ो और मालूम करो कि इसकी वजह से स्कूल की लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो ये मैप है फ्रांस और जर्मनी का। तो ये जो पार्ट हैं येलो कलर का, ये हैं अल्सेस एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये फ्रांस का है, और इधर वाला जो पार्ट है दिस वन, ये है जर्मनी। तो यहाँ अल्सेस एंड लोरेन दोनों के बीच में है, बॉर्डर पर है। तो यहाँ पर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर प्रशिया यानी जर्मनी ने अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। अब यहाँ पर आई किसके लिए आया है? आई आया है नरेटर के लिए, और जिसे ऊपर लिखा हुआ है नरेटर। जस्ट मिनट। नरेटर कौन है इस चैप्टर का? फ्रेंच एक स्कूल गोइंग बॉय है, वही इस चैप्टर का नरेटर है। और इसमें उसके टीचर जो फ्रेंच टीचर हैं एम हैमल, उसके बारे में बताया गया है। और प्रशिया जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रशिया का मतलब है जर्मनी कंट्री। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई आया है राइटर के लिए, नरेटर के लिए। एक स्कूल गोइंग बॉय है जो अपने बचपन की स्टोरी बता रहा है। फ्रेंच में स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा था एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था मैं, और इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब होता है इन फियर ऑफ।
ये चैप्टर के बीच बीच में मैंने रेड इंक में कुछ मीनिंग लिखे हुए हैं, ये आपको इंग्लिश नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और इनको लर्न भी करना है, ताकि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में और आप उसका इजी वे में आंसर दे पाओ। ये कुछ कीवर्ड हैं, इंग्लिश मीनिंग्स हैं, ये यू हैव टू लर्न दीज इंग्लिश वर्ड्स। तो फ्रेंच जो बॉय है वो अपने बारे में बता रहा है, उसको स्कूल जाने में डर लग रहा है। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब इन फियर ऑफ, वो फियर में था कि उसके टीचर उसको स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे, और उसके टीचर का नाम है एम हैमल। और क्यों डर लग रहा था? क्योंकि उस दिन एम हैमल जो टीचर थे वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने वाले थे, और पार्टिसिपल्स फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच ग्रामर में कुछ टॉपिक होता होगा, जैसे इंग्लिश में पार्टिसिपल्स एक अलग से टॉपिक है ग्रामर में, उसी तरह फ्रेंच ग्रामर में भी होगा। तो वो थोड़ा डर लग रहा था फ्रेंच को कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरे जो टीचर है वो मुझे डांटेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो पार्टिसिपल के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ, स्कूल नहीं जाता हूँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं बाहर ही घूम लेता हूँ, स्कूल नहीं जाता हूँ। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, और मौसम बहुत शानदार हो रहा था। वहाँ पर फ्रांस में मोस्टली सर्दियाँ होती हैं, तो उस टाइम पर उस दिन वार्म था, थोड़ा मौसम थोड़ा गर्म था, सूरज निकल रहा था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, बर्ड्स चहचहा रही थी जंगल के पास से। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो ओपन फील्ड था वहाँ पर, ओपन एरिया जो था वहाँ पर एक सो मिल थी। अब सो मिल का मतलब क्या होता है? आरा मशीन, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं, लकड़ियाँ काटने की जो मशीन होती है उसको हम सो मिल कहते हैं। उसके पीछे जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। प्रशियन सोल्जर्स मतलब जर्मनी के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, तो वो जो ड्रिलिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे पर्शियन सोल्जर्स, वो फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोच रहा था कि ये ज़्यादा अच्छा है, पार्टिसिपल्स के रोज़ तो मुझे आते नहीं है, मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर ड्रिलिंग का मतलब एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज जो कर रहे थे वो कर रहे थे ड्रम के ऊपर कर रहे थे, कुछ कमांड दे रहा था जो लीडर होता है वहाँ का, उसका आर्मी का, सोल्जर्स का, तो वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा था उसको। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल्स के रूल जो वहाँ पर पूछे जाने थे स्कूल में, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन फ्रेंड्स कह रहा है कि मुझ में इतना स्ट्रेंथ थी कि मैं रेजिस्ट कर सकूं। रेजिस्ट का मतलब होता है टू स्टे अवे, कि इन चीज़ों से मैं दूर रह सकूं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी में स्कूल जाने लगा। तो वो स्कूल, घर से स्कूल जा रहा है और उसके बीच की कंडीशन बता रहा है क्या क्या उसके साथ में हो रहा था। नेक्स्ट, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैंने टाउन हॉल को पास कर रहा था, मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो वहाँ पर टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा था, और उस बुलेटिन बोर्ड के बाहर बहुत सारी क्राउड खड़ी थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, और पिछले 2 साल से जो भी बैड न्यूज़ आनी थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी, लोगों को जानकारी मिलती थी उसी बुलेटिन बोर्ड से। बुलेटिन बोर्ड का मतलब है जैसे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, उसी तरीके से जो एक सिटी का बड़ा हॉल है, टाउन हॉल है, उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा था, और उसी से पूरी सिटी के लोगों को मालूम चलता था कि क्या बैड न्यूज़ हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए। वो किस रिलेटेड होती थी? द लोस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर,
इससे रिलेटेड होती थी कुछ बैटल्स जो कौन कौन से युद्ध हार गए, और जो कमांडिंग का जो ऑफिसर हैं उसका जो आदेश होता था उसको उसकी जानकारी मिलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैं स्कूल की तरफ जा रहा था, मैं बिल्कुल रुका नहीं, और मैंने अपने आप से सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मैटर हो गया, मतलब अब क्या न्यूज़ आई होगी। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं फिर बाद में स्कूल के लिए तो लेट हो ही रहा था, लेकिन मैं बहुत जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जाने लगा। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, तो वहाँ पर रास्ते में बुलेटिन बोर्ड के पास में कौन था, ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, जो आयरन को मेल्ट करके जो आयरन की जो चीज़ें बनाता है उसको अपन ब्लैक स्मिथ कहते हैं। और वॉचर कौन है, वॉचर इसका नेम है ब्लैक स्मिथ का। वो किसके साथ में खड़ा था वहाँ पर, अपने अप्रेंटिस के साथ में खड़ा था, ट्रेनी के साथ में खड़ा था, जो वहाँ पर उसके साथ में एक और आदमी था जो ट्रेनिंग ले रहा था उसकी। रीडिंग द बुलेटिन, वो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था। कोल्ड आफ्टर मी, और मुझे उसने आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो मजाक में कह रहा था कि बब मतलब जो हंसी मजाक में जो प्यार भरा जो शब्द होता है बच्चों के लिए वो है बब। वो कह रहे हैं कि इतना फास्ट मत जाओ, तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा समय है स्कूल जाने के लिए। तो वो सोच रहा था, फ्रेंड्स मैं तो वैसे लेट हो रहा हूँ, ये मेरी लेग पुलिंग कर रहा है, मतलब मुझे मजाक बना रहा है मेरी कि मुझे बहुत सारा समय है, धीरे धीरे जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। आई मतलब फ्रेंड्स जो स्कूल गोइंग बॉय है, वो क्या सोच रहा है, मैं सोच रहा था कि वो मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और फिर भी जल्दी चलते चलते वो एम हेमल के लिटिल गार्डन तक पहुंच गया, तेज चलते चलते। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज ए ग्रेट bustle। अब वो बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि यूजुअली जो स्कूल चालू होती है उस कंडीशन में क्या होता है रोज़। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल स्टार्ट होती थी, देयर वॉज ए ग्रेट bustle, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ें आया करती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। स्कूल में इतनी आवाज़ आती थी जो कि सुनी जा सकती थी, कहाँ पर, बाहर गली में भी उसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो स्कूल में जो डेस्क लगी हैं बच्चों के लिए उसको खोलने बंद करने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, जो लेसन रिपीट करते थे बच्चे, यूनिजन का मतलब होता है एट द सेम टाइम पर बच्चे जो रिपीट करते हैं लर्न करने के लिए लेसन को, उसकी आवाज़ आ रही थी। वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, तो आवाज़ इतनी आ रही थी कि हमें बच्चों को पर्टिकुलर लर्न करने के लिए अपने दोनों कान को बंद करके अपने चैप्टर को लर्न करना होता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और तीसरी आवाज़ कौन सी आ रही थी, जो टीचर के हाथ में जो रूलर था, डंडा था, वो टेबल के ऊपर हिट कर रहे थे। रैपिंग का मतलब स्ट्राइकिंग और हिटिंग। तो आवाज़ किस किस की आ रही थी, डेस्क के ओपन और क्लोज करने की, जो लेसन लर्न कर रहे थे स्टूडेंट उसकी आवाज़ आ रही थी, एक साथ बोल रहे थे। और थर्ड आवाज़ आ रही थी टीचर के रूलर की, जो बार बार टेबल पर हिट करते थे। अब ये उस दिन नहीं आ रही थी, ये बात कर रहा है यूजुअली क्या होता है स्कूल में, तब की बात कर रहा है, उस दिन की बात नहीं कर रहा अभी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, अब वो आज से कंपेयर कर रहे हैं कि आज क्या कंडीशन है। आज वो बता रहा है कि आज क्या है, सभी शांत हैं, किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी शोर शराबा अगर होगा स्कूल में तो मैं फटाफट अपने रूम में एंटर करूंगा और मैं टेबल तक जाकर बैठ जाऊंगा। काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंडेड अपॉन, मैं इस बात पर डिपेंड था, किस पर,
कमोशन, कमोशन का मतलब होता है नॉइज़, कि इतनी सारी आवाज़ आ रही होगी तो मैं चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाऊँगा मेरे जगह पर जाकर, और मैं कोई मुझे देखेगा भी नहीं। बट लेकिन उस दिन क्या कंडीशन थी, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी सो क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन क्या कंडीशन थी, संडे मॉर्निंग का जो कंडीशन होती है, मतलब बिल्कुल शांत वातावरण होता है बिना किसी शोर शराबे के, वैसी वाली कंडीशन थी। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, जो क्लास के बाहर से ही विंडो से मैंने देखा क्लास में, तो मेरे क्लासमेट्स को मैंने देखा ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और जो मेरे क्लास में पढ़ने वाले मेरे फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी अपनी जगह पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो टीचर जो थे उसके एम हेमल, उसके पास में रूलर था, आयरन का रूलर, वो अपने पास में रखा हुआ था और आगे पीछे क्लास में घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे क्या करना था, डोर को ओपन करना था और सभी के सामने से होकर मुझे अपनी जगह पर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन कर सकते हैं, ब्लस्ट का मतलब होता है फेस टर्न्ड इन रेड कलर ड्यू टू शेम, मतलब शर्म से चेहरा लाल हो जाना। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी क्या कंडीशन हुई होगी, मेरा चेहरा जो है शर्म से लाल हो गया और कितना मैं डरा हुआ था। आप इस बात की इमेजिनेशन कर सकते हैं कि मेरी क्या कंडीशन हो रही थी उस टाइम। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन जैसा मैं सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल जो टीचर थे उन्होंने मुझे देखा और बहुत काइंडली कहा मुझे, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी अपनी जगह पे चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, वो फटाफट अपने मतलब जंप करके जैसे तैसे अपने टेबल डेस्क पे जाकर बैठ गया। नो नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, मतलब मैं अपने डर पर विजय पाता उससे पहले। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड, मतलब अपने डर पर विजय पाता उससे पहले उसने क्या किया, अपने टीचर की तरफ देखा उसने, और टीचर कुछ स्पेशल ड्रेस में थे उस दिन, जो ड्रेस ओकेज़न पे पहनी जाती हैं, वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ग्रीन कलर का एक कोट था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और शर्ट भी एक डिज़ाइन वाली थी, स्पेशल शर्ट थी जो नॉर्मली वो पहनते नहीं थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी एक कैप थी सिल्क की, उन्होंने अपने सिर पर लगा रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, वो सारी डिज़ाइन वाली थी, स्पेशल थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन एक्सेप्शन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और वो जो ड्रेस थी वो केवल वो कब पहनते थे, इंस्पेक्शन के टाइम पर या फिर प्राइज सेरेमनी होती थी उस टाइम पर पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरी की पूरी स्कूल जो थी बहुत स्ट्रेंज नज़र आ रही थी, कुछ अजीब सी नज़र आ रही थी। एंड सोलेम, सोलेम मतलब सीरियस नज़र आ रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर रही थी वो चीज़ क्या थी, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे जो बैक बेंचेस हुआ करती थी हमेशा एम्प्टी होती थी। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, और उस दिन जिस दिन की वो बात कर रहा है जब बिल्कुल शांति थी, तब वो कह रहा है कि इस दिन आज जो है विलेज के पीपल, गांव के लोग भी बैक बेंचेज पर, पीछे वाली बेंचेज पर बैठे हैं। ओल्ड होजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, वहाँ पर कौन कौन बैठे थे बैक बेंचेज पर,
वो बता रहा है लिटिल प्रिंस, वो कह रहा है कि ओल्ड होजर था। होजर अब किसी विलेजर का नेम हो सकता है यहाँ पर, कोई जैसे सरपंच वगैरह हो सकता है। तो जो मेन पर्सन है उसका नाम बता रहा है। ओल्ड होजर था वहाँ पर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, एक 3 कोने वाली एक हेड पहनी थी उसने, टोपी लगा रखी थी। द फॉर्मर मेयर था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर और गांव के दूसरे बहुत सारे लोग थे। अब यहाँ पर जो वो लोग बता रहा है वो लगभग सारे के सारे सीनियर सिटीजन हैं, मतलब लगभग सभी 60 ईयर एंड 60 ईयर अबाउ थे, सीनियर सिटीजन्स थे। कि वो आश्चर्य कर रहा था कि अब रोज़ तो पीछे बैक बेंचेस खाली रहती है, लेकिन आज गांव वाले लोग भी क्यों आकर बैठे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सारे के चेहरे पर थोड़ा धीरे धीरे देख रहा था वो, तो सारे के चेहरे सैड नज़र आ रहे थे, उदास नज़र आ रहे थे। एंड होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges, and he held it up open on his knees with his great spectacles lying across the pages. फिर उसने नोटिस किया जो ओल्ड होजर जो था वो अपने साथ में प्राइमर लेके आया था। प्राइमर मतलब क्या होता है, एक बुक होती है बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज की एक बेसिक रीडर होती है जिससे लैंग्वेज सीखी जाती है। एक फटी पुरानी, थम्ड का मतलब होता है टोर्न एंड डैमेज्ड, फटी पुरानी जिसके पेजेस मुड़ जाते हैं, वैसी बुक उसके पास में थी और उसने ओपन कर रखी थी, जिसको अपने नीज पर रखी हुई थी और उसके ऊपर स्पेक्टिकल्स रखे थे, उसके चश्मा उसके बुक के ऊपर रखा हुआ था। तो वो सारा नोटिस कर रहा है फ्रेंड्स कि स्कूल में क्या कंडीशन हो रही है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said. जब वो सारा कुछ वंडर कर रहा था, एम हेमल अपने चेयर पर बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव यानी सीरियस, एंड जेंटल टोन, उसकी जो नॉर्मल जो वॉइस होती है जेंटल टोन होती है यूजुअली, विच ही हैड यूज टू मी सेड, जो जिस टोन से फ्रेंड्स से बात किया करते थे उसी टोन से उसने क्या कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अनाउंस करते हुए एम हेमल ने कहा कि प्यारे बच्चों, आज का जो है आपका लास्ट लेसन है जो मैं देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। फिर टीचर अनाउंस करते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि अल्सेस और लोरेन जो फ्रांस डिस्ट्रिक्ट में फ्रांस कंट्री में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाकर ओनली केवल जर्मन पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए मास्टर हैं जर्मनी के वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। फिर वो अनाउंस करते हैं कि आज का जो है फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट क्लास है, आपकी लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बिल्कुल अटेंटिव होकर क्लास अटेंड करें। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स बट टू मी, ये जो वर्ड्स जो थे वो मेरे लिए क्या थे, अनएक्सपेक्टेड थे, बिल्कुल मैं तो इसकी अपेक्षा भी नहीं कर रहा था। ओ द रेचेस दैट वॉज दैट दे व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। रेचेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट हैपनिंग। अब उसे थोड़ा ध्यान में आया कि ये जो सारा है तभी वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के पास में टाउन हॉल पे जो बुलेटिन बोर्ड लगा था तभी वो वहाँ पर भीड़ लगी थी। अब उसे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि वो जो रेचेज अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स शायद उस बुलेटिन बोर्ड पर आज लिखी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब उसे आश्चर्य हो रहा है कि मेरा आज का लास्ट फ्रेंच का लेसन है, फ्रेंच आज मैं लास्ट दिन ही पढ़ूंगा। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने तो बिल्कुल जाना भी नहीं कि फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मतलब मैं
इसको ज़्यादा सीख नहीं पाया। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब उसे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मैं पहले ध्यान नहीं देता था अपने लेसन्स को पढ़ने में। बहुत दुखी था वो, बहुत दुखी फील कर रहा था। सॉरी का मतलब दुखी फील कर रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, वो अब वो कारण बता रहा है कि वो क्यों ध्यान नहीं दे पा रहा था। क्योंकि वो ऐसे वैसे काम करता रहता है जैसे बर्ड्स के एग ढूंढने में। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार का मतलब है यहाँ पर रिवर इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर जो रिवर है उसका नाम है सार। और वो वहाँ पर नदी में मस्ती करने चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यू सेंस ए वाइल अगो। कुछ समय पहले तक मुझे जो मेरी बुक्स हैं वो क्या लगती थी मुझे, न्यू सेंस मतलब प्रॉब्लम या बर्डन लगती थी। सो हैवी टू कैरी, इतनी लगती थी कि मुझे हैवी लगती थी, वो वजन लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। मतलब ये बता रहा है कि ये जो ग्रामर है, हिस्ट्री है, ये जो है मेरा पुरानी फ्रेंड्स थी, ये सारी बुक्स को अपने फ्रेंड बता रहा है और अब मुझे इसको गिव अप करना पड़ेगा। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। अब वो जो सोच रहे हैं कि जो एम हेमल है उसको भी मैं मेरे टीचर को बार वापस नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। वो कितना डांटते थे, क्रैंकी मतलब स्ट्रेंज, कितने अजीब व्यक्ति थे, ये सब मैं भूल गया। मैं तो ये सोच रहा था कि अब मैं मेरे एम हेमल जो टीचर हैं उनको अब कभी भी नहीं देख पाऊँगा। पुअर मैन, इट वॉज in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। पुअर मैन किसके लिए आया है, एम हेमल जो टीचर हैं उसके लिए आया है। अब वो फ्रेंड्स कह रहा है कि पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन वो जो देने वाले हैं उसके ऑनर में आज उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस पहनी है, संडे क्लोथ्स। संडे क्लोथ्स मतलब अ पर्सनस बेस्ट और न्यूएस्ट क्लोथ्स, जो सबसे न्यूएस्ट सबसे बेस्ट क्लोथ होती हैं वो ड्रेस पहन के आए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मैं समझा कि पीछे गांव के लोग क्यों बैठे हैं बैक बेंचेस पर। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये इसलिए बैठे हैं कि वो भी दुखी हैं। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो इसलिए बैठे हैं, वो दुखी हैं क्योंकि वो अभी पहले ज़्यादा टाइम तक स्कूल नहीं जा पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आ मास्टर फॉर देयर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। अब उनका गांव वालों का एक तरीका है कि वो यहाँ पर आए हैं कि जो टीचर हैं उन्होंने 40 साल हो गए हैं अपने टीचिंग करियर को देते हुए, उसको ट्रिब्यूट करने आए हैं। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, उनके गांव वाले अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए हैं। फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, वो अपने कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए हैं जो कि अब वो कंट्री उनकी नहीं रहने वाली है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था उस टाइम पे, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, और मैंने अचानक सुना कि मेरा नाम कोई पुकार रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरा टर्न था कि रिसाइट करने का। तो टीचर उससे एम हेमल फ्रेंच से कुछ पूछने वाले थे, फ्रेंच का नाम पुकारा उन्होंने। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। मतलब वो कुछ भी देने के लिए तैयार था कि उसको बिना मिस्टेक के लाउड और क्लियर वो पार्टिसिपल्स के बारे में बता सके। बट आई गॉट मिक्सड अप, वो बताना तो चाहता था लेकिन वो कह रहा है कि मैं मिक्सड अप हो गया, कंफ्यूज हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड,
जैसे फर्स्ट वर्ड बोल रहा था पार्टिसिपल के बारे में, तो वो कंफ्यूज हो गया और बोल नहीं पाया। एंड स्टूड देयर, और वो वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, और उसका हार्ट तेज तेज से धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मतलब सिर नीचे कर रखा था और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो ऊपर देख सके। डेयरिंग का मतलब हैविंग करेज। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल मुझे क्या कह रहे हैं। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, एम हेमल उसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम वैसे ही बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे आज। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेट टू आर सेल्व्स, तो वो अब एम हेमल फ्रेंड्स को कह रहे हैं कि अब हम रोज़ हम क्या करते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब जो नॉर्मली जो लोग हैं वहाँ के वो क्या कहते हैं कि मेरे पास में बहुत सारा समय है। प्लेंटी ऑफ का मतलब अलॉट ऑफ, आई लर्न इट टुमारो, मैं जो इसे कल लर्न कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज तो हम देख सकते हैं, आज तुम देख सकते हो कि आज हम कहाँ पर आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि हम आज के काम को, आज जो लर्न करना है उसको कल पर टाल देते हैं, और ये सब करते करते तुम देख सकते हो कि आज हम कहाँ पर आ गए हैं, मतलब क्या रिजल्ट है हमारे सामने। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, अब ये बहुत बड़ी परेशानी है कि वो आज के काम को कल पर टाल देते हैं। अल्सेस के लोगों के लिए बहुत बड़ी ट्रबल है, परेशानी है, प्रॉब्लम है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और वो कल पर टाल देते हैं, मतलब आज जो लर्न करना है कल पर टाल देते हैं। शी किसके लिए आए हैं, अल्सेस के लिए आए हैं, जो फ्रांस की डिस्ट्रिक्ट है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट। दोज फेलोज किसके लिए आए हैं यहाँ पर, प्रेशियन सोल्जर्स। अब आपके जो एग्ज़ाम हैं उसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू टाइप के, तो उसमें कुछ लाइंस आएगी। अब यहाँ पर अगर ये वाली लाइंस आ जाती है तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि दोज फेलोज किसके लिए आया है, तो दोज फेलोज आया है प्रेशियन सोल्जर्स के लिए। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट्स टू से टू यू, अब वो जो दोज फेलोज जो प्रेशियन सोल्जर्स हैं उनके पास में ये अधिकार है कि वो आप तुम्हारे को कहें, क्या कह सकते हैं वो, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, मतलब तुम कैसे अपने आप को एक फ्रेंचमैन कह सकते हो, एक फ्रेंच में रहने वाला आदमी कह सकते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक और राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम अपनी लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को ना तो बोल सकते हो ना लिख सकते हो, फिर भी तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे कह सकते हो। अब ये प्रेशियन सोल्जर्स का अधिकार है कि जब कभी अगर तुम्हारी ये कंडीशन रही तो प्रेशियन सोल्जर्स तुम्हारे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है केवल, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब ब्लेम, तो ये सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, हम सभी को इसके लिए ब्लेम किया जाना चाहिए, आवरसेल्व्स विद। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर लिटिल फ्रेंड्स को कि केवल यहाँ पर तुम्हारे को फ्रेंच नहीं आ रही तो सिर्फ तुम दोषी नहीं हो, तुम्हारे पर ब्लेम नहीं किया जा सकता है, हम सभी इसके लिए दोषी हैं, हम सभी पर इसका ब्लेम आना चाहिए। अब जो एम हैमल है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब तुम्हारे को जो फ्रेंच नहीं आ रही है उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने एंग्शियस नहीं थे कि तुम्हारे को पढ़ाए, वो इतने सीरियस नहीं थे कि वो तुम्हारे को पढ़ाए। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स, वो प्रीफर करते थे मतलब स्कूल जाना या फिर काम पे जाना, तो फार्म या मिल पर काम करना ज़्यादा पसंद करते थे, मतलब वो चाहते थे पेरेंट्स कि तुम फार्म या मिल पर जाके काम करो, वो बहुत कम चाहते थे कि वो तुम स्कूल आके पढ़ाई करो। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, और वो पेरेंट्स इसलिए चाहते थे तुम्हारे को काम पर भेजना
क्योंकि वो कुछ पैसों के लिए तुम्हारे को फार्म या मिल पर भेजना पसंद ज़्यादा करते थे। एंड आई और मैं, मेरे बारे में अगर बात करूँ तो आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और इसके लिए मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए कि तुम्हें फ्रेंच नहीं आ रही है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें पढ़ने के बजाय कभी कभी मैं तुम्हारे को मेरे फ्लावर्स को पानी देने के लिए भी भेज देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए, जब मेरा मूड होता था कि मैं फिशिंग मछली पकड़ने के लिए जाऊं, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं दे देता था। मतलब वो टीचर खुद अपने ऊपर भी ब्लेम ले रहा है कि मेरी वजह से भी तुम्हारे को तकलीफ़ हुई है, तुम्हारे को फ्रेंच नहीं आ रही है, मैं तुम्हें कभी कभी पानी पे पौधों को पानी पिलाने के लिए भेज देता था, और कभी कभी तुम्हारे को ऐसे छुट्टी कर देता था क्योंकि मुझे फ़िशिंग का मुझे लगता था कि मुझे आज फ़िशिंग करनी चाहिए, तो उस दिन मैं तुम्हें हॉलीडे पर उस दिन की हॉलीडे कर देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एक बात से दूसरी बात पर गए और वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं एम हेमल कि फ्रेंच लैंग्वेज में कितना पावर है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो पूरे वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। एम हेमल कह रहे हैं द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, क्लियरेस्ट हैं, एकदम क्लियर हैं, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज हैं, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और ये ऐसी है अपनी मदर टंग कि इसको हमेशा हमें गार्ड करना है, सुरक्षा करनी है इस लैंग्वेज की, एंड कभी भी इसको भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई आदमी गुलाम होता है, इंस्लेव मतलब डिप्राइव या गुलाम, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, it is as if they had the key to their prison। मतलब अगर किसी को गुलाम बना दिया जाता है तो उस गुलामी से निकलने के लिए, उस प्रिजन से निकलने के लिए जो मदर टंग है, अगर मदर टंग का नॉलेज होता है तो वो उनके लिए क्या है, एक चाबी है उस प्रिजन से निकलने के लिए। क्यों है? क्योंकि अगर आपको गुलाम बना दिया जाता है, दूसरी कंट्री वाले, फॉरेन वाले अगर आकर आपको गुलाम बना देते हैं और आपको खुद अपनी मदर टंग नहीं आती है, तो आप अपने कंट्री वाले लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, प्लानिंग नहीं बना पाएंगे, तो आप फ्रीडम नहीं पा सकते। लेकिन अगर आपको मदर टंग आती है तो आप के पास में एक चाबी है, की है उस प्रिजन से निकलने के लिए, उस कैद से निकलने के लिए। देन ही ओपनड ए ग्रामर टू रीड एज आ लेसन, फिर उसने क्या किया, ग्रामर निकाली हमें पढ़ाने के लिए। तो अब वो एम हेमल कुछ टॉपिक्स लेंगे, ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि किस किस के बारे में डिस्कस किया था एम हेमल ने। तो फर्स्ट थिंग ग्रामर लेते हैं वो, उसके बाद में राइटिंग सेक्शन लेते हैं, उसके बाद में हिस्ट्री वाला सेक्शन लेते हैं। ये 2-3 चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, ग्रामर वाला पार्ट स्टार्ट किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब वो फ्रेंच कह रहा है कि मैं बहुत अमेज्ड था उस दिन, बहुत आश्चर्य हो रहा था कि उस दिन का जो लेसन है मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा था। रोज़ मुझे चैप्टर समझ में नहीं आता है, लेकिन उस दिन की बात कर रहे हैं कि उस दिन मुझे बिल्कुल चैप्टर एकदम अच्छा सा समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, मतलब सारा कुछ उसको ईजी वे में समझ में आ रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। अब वो खुद फील कर रहा है कि मेरे साथ में ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने इससे पहले कभी भी केयरफुली नहीं सुना। हो सकता है कुछ स्टूडेंट के साथ में भी ऐसा ही हो। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो फिर मैंने अटेंटिवली नहीं सुना, या फिर मेरे टीचर ने इतने पेशेंस के साथ में कभी भी नहीं पढ़ाया। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away।
ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जो पुअर मैन है, टीचर हैं, बेचारे टीचर हैं, वो जो कुछ वो जानते थे सब कुछ हमें उसी दिन बता देना चाहते थे, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे वो, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक एट वंस, और सारा कुछ जो मैटर है, जो वो जानते थे, सब कुछ हमारे दिमाग में आज ही डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन ऑन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद में राइटिंग सेक्शन पर आए वो। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन जो एम हैमल है, टीचर है हमारे, न्यू कॉपीज लेके आए थे हमारे लिए। रिटन इन ए ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रेंस अल्सेस। उस न्यू नोटबुक पर कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखा था फ्रेंस अल्सेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि को नोटबुक पे क्या लिखा था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। अब जैसे कंट्री के जो छोटे छोटे फ्लैग होते हैं, झंडे होते हैं, वो जैसे रूम में बिखेर दिए गए हो, वैसे के वैसे वो बुक्स लग रही थी उसे, कि चारों तरफ नोटबुक ही नोटबुक बिखरी हुई थी, और एक ही कलर की होने की वजह से जैसे फ्लैग्स दिखते हैं, छोटे छोटे झंडे दिखते हैं, उसी तरीके से नोटबुक दिख रही थी उसको। यू ought टू हैव सीन हाउ everyone set to work and how quiet it was। मतलब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, बिल्कुल साइलेंस था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी क्लास में। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। केवल आवाज़ किसकी आ रही थी? पेपर के ऊपर जो पेन से लिखा जा रहा था उसकी आवाज़ आ रही थी। इसके अलावा बिल्कुल कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी क्लासरूम में। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। बीटल्स का मतलब इंसेक्ट, ए काइंड ऑफ इंसेक्ट, छोटे से मच्छर जो होते हैं, वो क्लासरूम में आ गए थे, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ अटेंशन पे नहीं किया। नॉट इवन द लिटिल वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। तो उसी टाइम पर उसने फील किया, जो लिटिल वंस आया है वो आया है पिजन्स के लिए, कबूतर के लिए। कबूतर क्या वो कर रहे थे? उस बिल्डिंग के उस क्लासरूम की छत पर बैठे थे, और जो अब यहाँ पर राइटर जो है, नरेटर है, फिश हुक से कंपेयर कर रहे हैं कबूतर के जो पंजे हैं, क्योंकि कबूतर के पंजे ऐसे जो फिश का जो हुक होता है उसी के तरह थे, और वो ऊपर उसको स्क्रैच कर रहे थे, छत के ऊपर अपने पंजों से स्क्रैच कर रहे थे, जैसे वो भी फ्रेंच सीख रहे हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। छत के ऊपर पिजन्स, कबूतर, कू कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विल दे मैक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो अब यहाँ पर वो सोच रहा है मजाक में कि विल दे यहाँ पर किसके लिए आया? प्रेशियन सोल्जर्स के लिए। विल दे मैक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए कहेंगे? इन कबूतर को भी जर्मन लैंग्वेज में बात करने के लिए कहेंगे? तो यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज होती है उनकी कबूतरों की, तो लेकिन यहाँ पर वो सोच रहा है कि जब हम पर फोर्स डाला जाएगा तो क्या इन बेचारे कबूतरों को भी कहा जाएगा कि तुम भी जर्मन में सिंग करो, गाओ। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. जब कभी भी मैंने उन लिखते लिखते टीचर की तरफ देखा मैंने, तो वो क्या कर रहे थे? मोशनलेस, बिना किसी हलचल के चेयर पर बैठे थे, स्टेयर कर रहे थे, घूर रहे थे। गैजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, एक चीज़ की तरफ लगातार देख रहे थे, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ पर लगातार देख रहे थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। वो हर चीज़ को अपने, जैसे आज के टाइम पर तो हम अपने
याद रखने के लिए हम फ़ोटो खींच के ले जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर वो ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ को बारीकी से देख रहे थे ताकि वो उनके माइंड में एकदम स्टोर हो जाए फॉर एवर के लिए। टू फिक्स इन हिज माइंड का मतलब स्टोर फॉर एवर, ताकि वो हर चीज़ को, क्लासरूम के हर चीज़ को अपने माइंड में स्टोर कर सके और जब वो जाए बाहर तो क्लासरूम की याद कर सके कोई कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी थी। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 सालों से वो इसी जगह पर थे। 40 सालों से वो टीचिंग का काम कर रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड, और उसके घर के बाहर गार्डन था। द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, वहीं पर सारा कुछ वहीं पर था उसका, वो वहीं रहते थे, क्लासरूम वहीं थी और विंडो से बाहर गार्डन दिखता था। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। सब कुछ भी नहीं बदला था, जो टेबल जो थी वो स्मूथ हो गई थी। किसकी वजह से? ड्यू टू ओवर यूज़। ज़्यादा अगर बार बार अपन हाथ लगाते हैं डेस्क के तो वो स्मूथ हो जाती हैं। तो क्या क्या चेंज हुआ वहाँ पर वो बता रहा है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ 40 सालों से। जो वहाँ पर टेबल्स पड़ी थी वो ओवर यूज के कारण स्मूथ होती जा रही थी। द वॉलनट ट्री, और वहाँ पर एक वॉलनट का ट्री भी था। वॉलनट का मतलब अखरोट का पेड़ भी था गार्डन में। वर टॉलर, केवल वो बड़ा हो रहा था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। अब होप वाइन क्या होता है? एक तरह की बेल होती है। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये काइंड ऑफ होप वाइन इस तरीके से होप वाइन है जो विंडो से होकर उसकी छत पर जा रही थी। इस होप वाइन को उन्होंने खुद लगाया था। ट्विंड मतलब ट्विस्टेड, घूमती हुई विंडो से होते हुए उनकी छत तक पहुंच रही थी ये इस तरह की बेल। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल फॉर मैन, मतलब उसका हार्ट, मतलब ये सोचते हुए उनका हार्ट ब्रोकन हो रहा था। एम हेमल का मतलब बहुत बुरा लग रहा था उनको इस जगह को छोड़ते हुए। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, अब कुछ आवाज़ आ रही थी उस क्लासरूम के ऊपर। उसके जो सिस्टर हैं वो पैकिंग का काम कर रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो पैकिंग का काम कर रही थी उसकी आवाज़ क्लासरूम में भी आ रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और उनको इस कंट्री को अगले ही दिन लीव करना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, मतलब उसमें एम हेमल में इतना करेज था कि वो हर बच्चे का, हर आदमी का लेसन अच्छे से सुने। इतना पेशेंस था उनके पास में उस दिन। आफ्टर द राइटिंग, ग्रामर वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद में राइटिंग वाला सेक्शन स्टार्ट हुआ। राइटिंग सेक्शन के बाद में वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद में हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट हुआ। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बे बी बो बू, फिर बाद में बेबीज का मतलब यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट्स। ये चेंट करना स्टार्ट किया, उच्चारण करना, प्रोनाउंस करना स्टार्ट किया। जो फोनेटिक्स होते हैं वो ये लेटर्स बोलना स्टार्ट किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। पुट ऑन का मतलब पहनना। वो पीछे बैक बेंचेज पर जो थे ओल्ड होजर और विलेजर्स, जिसमें से ओल्ड होजर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, कि वो उन्होंने अपना चश्मा लगा दिया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, जो उसके पास में जो प्राइमर बुक थी उसको ओल्ड होजर ने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और जो ओल्ड होजर जो था वो भी साथ साथ में बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आप देख सकते हैं कि वो जो ओल्ड होजर जो था वो खुद रो रहा था। हिज वॉइस ट्रैम्बल्ड विद इमोशन, उसकी जो वॉइस थी वो भी लड़खड़ा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, मतलब ओल्ड होजर की कंडीशन को देखते हुए वो सोच रहा था कि अब हंसा जाए या रोया जाए। मतलब बहुत कुछ अजीब सी कंडीशन हो रही थी उसकी। उसने बुक पकड़ रखी थी और वो उसकी वॉइस जो है ट्रैम्बल हो रही थी। तो ऐसी कंडीशन हो रही थी कि हंसना भी आ जाए और रोना भी आ जाए।
हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, मतलब अभी तक मुझे ये लास्ट लेसन कितना अच्छे से याद है। जब वो राइटर लिख रहा है, अपने बचपन की बात कर रहा है वो। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, इसी टाइम चर्च में एक बेल बजती है जिसमें 12 o'clock हो गए हैं। देन द एंजलस, जो प्रेयर का टाइम हो गया है चर्च में, मतलब 12 o'clock जैसे होती है वहाँ पर एक रिवाज है कि एंजलस मतलब प्रेयर्स जो सॉन्ग होती हैं वो गाया जाए। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेशन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज़, और उसी टाइम पर सेम टाइम पर प्रेशन सोल्जर्स ड्रिलिंग करके वापस लौट रहे थे, और वो चीज़ हम क्लासरूम में जो विंडोज़ लगी हुई हैं, खिड़कियां लगी है, उससे हम देख पा रहे थे कि प्रेशन सोल्जर्स ट्रम्पेट के साथ में, ट्रम्पेट मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको बजाते हुए ड्रिलिंग करते हुए वहाँ से आ रहे थे, ड्रिलिंग कंप्लीट करके हुए, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, एक्सरसाइज कंप्लीट करके वहाँ से होकर गुजर रहे थे, और वो आवाज़ यहाँ पर आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल इन हिज चेयर, अपने चेयर पर बहुत पीले से नज़र आ रहे थे, चेहरा बहुत उदास नज़र आ रहा था। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी भी इतना लंबा नहीं देखा था। उस दिन फ्रेंड्स को अपने टीचर बहुत लंबे नज़र आ रहे थे। माई फ्रेंड्स सेड ही, फिर उन्होंने अनाउंस किया माई फ्रेंड्स, आई मतलब बहुत प्रॉपर रूप से बोल भी नहीं पा रहे थे एम हेमल, बट समथिंग चोक्ड हिम, किसी चीज़ ने उनके गले को रोन दिया। अनेबल टू स्पीक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन, इमोशन इतने भारी हो गए थे कि वो उनका गला रुंध गया। ही कुड नॉट गो ऑन, मतलब ज़्यादा बोल नहीं पाए थे वो। देन ही टर्न टू द ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, टुक ए पीस ऑफ चौक, एक चौक लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, मतलब अपनी जितनी माइट मतलब जितनी पावर से वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे ब्लैकबोर्ड पर। विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस का मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस की उम्र लंबी हो, ये लाइन लिखी उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर उन्होंने क्या किया, लिखना रोक दिया। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड, अपना जो सिर है वो दीवार पर लगा दिया उन्होंने। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड अ जेस्चर, बिना एक भी वर्ड नहीं बोला उन्होंने, और एक जेस्चर किया, मतलब एक सिग्नल दिया उन्होंने टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से एक जेस्चर किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, मतलब बोला नहीं और उन्होंने एक जेस्चर किया, कि जेस्चर से सिग्नल से उन्होंने संकेत दे दिया कि आज का क्लास ओवर होती है, क्लास इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ। ओके, तो लास्ट में वो बोलते नहीं हैं, इतने गला रुंध जाता उनका, इमोशन से भर जाते हैं, और वो केवल सिग्नल देते हैं कि आज की क्लास यहीं ओवर होती है, और आज हमारी क्लास भी यहीं ओवर होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। Thanks for watching this video, and you can subscribe this channel for more updates. रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको टाइमली वीडियोस मिलते रहें, लिंक मिलता रहे इसका। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन।